Hello, aspirants. How are you? How are your preparation going on? आई होप जैसे कि हमारा कंसिस्टेंट चैनल है, जैसे कि हम कंसिस्टेंटली आपको प्रोवाइड करते हैं लेक्चर्स, वैसे ही आपकी पढ़ाई भी कंसिस्टेंट चल रही होगी। ठीक है। सेकेंडली, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि चार दीवारी में आप पढ़े हुए हो और आप यहाँ पे फिजिकल हेल्थ नहीं कर रहे हो, अपनी मेंटल वेलबींग को डाउन करके आप पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम्स में, आपके स्टडीज़ में इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड यू ऑल आर ह्यूमन बीइंग। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कम से कम 1 से 2 घंटा अपना फिजिकल हेल्थ पे निकालो, थोड़ा अपना फैमिली और फ्रेंड्स को भी साथ के साथ टाइम देकर ही चलो, और फिर ये यूपीएससी की तैयारी साथ के साथ करो। ठीक है। तो इसलिए एकदम से पूरा सी पढ़ाई 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 में रह के क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, दिमाग पे लोड नहीं लेने का। ठीक है। बहुत ही इजीली हम चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि हम ये सेल्फ पेस सीरीज में कितना इजी इजी एक एक टॉपिक को पूरा इजीली पढ़ रहे हैं। ठीक है। सेल्फ पेस सीरीज में 80 लेक्चर्स अपलोड होंगे। 80 to 80 लेक्चर्स यहाँ पे आप देख डालो तो आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली, हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज चल रही है। ठीक है। पॉलिटी फोड़ो सीरीज में क्या है, ओके, पॉलिटी फोड़ो सीरीज में जो हमें लगता है कि बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है जो आएंगे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में 2025 में। ठीक है। उन टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस वहां पे कर रहे हैं शॉर्ट्स में। ठीक है। वो यूट्यूब पे रेगुलरली अपलोड होंगे। ठीक है। इंस्टा पे भी होंगे, बट इंस्टा पे मैं कम अपलोड करूंगी, मेरा इंस्टा का काम है वहां पे आपको क्वेश्चंस और नोट्स प्रोवाइड करना लेक्चर्स के। तो अगर आपने यूट्यूब फॉलो करा है तो लॉन्ग लेक्चर्स और आपका शॉर्ट्स वहां पे रेडी होगा, और इंस्टाग्राम पे आपके नोट्स और रेगुलर क्वेश्चंस वहां पे डलेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूट्यूब और इंस्टा का हैंडल एक तरीके से पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपके दिमाग में बढ़िया भर देगा। मतलब सुबह आप फोन चला रहे हो तो हमारी पॉलिटी फोड़ो सीरीज देख रहे हो, और शाम को फोन चलाते ही आपको एक पूरा टॉपिक हमारा बिग लेक्चर का वहां पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि हमारा जो टारगेट है क्या, 1000 सब्सक्राइबर का, वो होते ही हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ के साथ क्या करने लगेंगे, लगाने लगेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते रहेंगे आपके, पूरे एक लॉन्ग वीडियो उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की, क्योंकि मेंस में से भी प्रीलिम्स में आंसर्स बनते हैं। वो नहीं पता होता एस्पिरेंट्स को, वो हम आपको बताएंगे कैसे हम निकालते हैं, कैसे ना छांटते हैं। ठीक है। कैसे छांटेंगे, कैसे पेपर में आएंगे आंसर्स। ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आज आज हमारा है लेक्चर नंबर 32। ठीक है। ये भी बहुत शॉर्ट लेक्चर रहेगा, जैसे कि हमारा चीफ मिनिस्टर था वैसे ही स्टेट काउंसिल मिनिस्टर बहुत ही शॉर्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें समझने की बात है वो मैं आपको समझाऊंगी। कोई इधर यहाँ पे कचरा नहीं पड़ेंगे। ठीक है। तो वही चीफ मिनिस्टर जो हेड होता है किसका, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये पावर हाउस होता है मिनिस्टर का। ठीक है। और यही मिलकर, ये सारे मिलकर ही क्या, एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव वर्क ऑफ अ स्टेट। ठीक है। तो ये ज़्यादा जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये सारे, प्लस चीफ मिनिस्टर, ये सब मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है। और इनको हेड करता है कौन, चीफ मिनिस्टर। ये पावर हाउस होते हैं, जैसे कि आप ये पीछे देखो, ये पूरे पावर हाउस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर सबसे ज़्यादा इसके अंदर पावर होल्ड करता है, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा तोड़ेंगे कि स्टेट काउंसिल मिनिस्टर में आपको पता क्या होना चाहिए एज बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट। चलो फिर टाइम वेस्ट ना करके लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या गिवन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, पहले तो हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 163। There shall be council of minister with CM as head to aid and advise the governor. The aid and advice tendered shall not be inquired in any court. ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम क्या करेगा, एड एंड एडवाइस करेगा गवर्नर को। ठीक है। जो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है गवर्नर। गवर्नर क्या है,
ठीक है। गवर्नर क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है, ठीक है। उनको ये एडवाइस टेंडर करेंगे, और जो भी ये एडवाइस टेंडर करेंगे, ऐसा ना हो कि गवर्नर बोला इनके एडवाइस पे करा था, इन्होंने बोला था इसलिए करा था, तो भाई उन पे कोई कोर्ट केसेस हो जाए, ठीक है। उनकी एडवाइस इंक्वायर नहीं हो सकती किसी भी कोर्ट के अंडर, ठीक है। ऐसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा था नहीं होती, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में भी नहीं होती, ठीक है। आर्टिकल 164 देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, shall not be less than 12, 91st Constitutional Amendment Act, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या, 15% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ 15% ही होंगे, और shall not be less than 12, 12 से कम नहीं होंगे, ठीक है, 12 से कम नहीं होंगे, ठीक है। ये कब बताया गया था, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। और देखते हैं आर्टिकल 167, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजन ऑफ द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट एंड प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है। कम्युनिकेट करते हैं, देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है। गवर्नर है और स्टेट लेजिस्लेचर है, इसके बीच में जो भी लिंक प्रोवाइड होगा, ठीक है, वो सीएम प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स इसका लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो गवर्नर की बातें स्टेट लेजिस्लेचर तक और स्टेट लेजिस्लेचर की बातें गवर्नर तक, ठीक है। इसका बीच का लिंक कौन है, सीएम प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही हमने देखा, ठीक है, क्या, टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑल डिसीजंस of the state councils of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for the legislation, ठीक है। समझ में आ गया, ये हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी पढ़ा था और यही हमने स्टेट गवर्नमेंट में भी पढ़ा है। मैंने कहा है बहुत सारे पार्ट्स ओवरलैप होते हैं, ठीक है। चलो, रिमूवल, अब देखो उनका रिमूवल क्या होगा, रिकमेंडेशन बाय द सीएम टू द गवर्नर, जैसे ही सीएम गवर्नर को इनका क्या करता है, अपॉइंटमेंट में भी रिकमेंड करता है, ठीक है, वैसे ही रिमूवल में भी यही बोलेगा गवर्नर को कि भाई इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से हटा दिया जाए, ठीक है, छोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए, ठीक है। कौन करता है रिकमेंडेशन, सीएम करता है। नेचर ऑफ एडवाइस, अब इसकी नेचर ऑफ एडवाइस देखते हैं। इन 1974 द कोर्ट्स क्लैरिफाइड द गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, सेटिस्फैक्शन ऑफ गवर्नर इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। देखो ये जो एड एंड एडवाइस जो उन पे बोला गया है कि हाँ भाई इनको लेनी चाहिए, बहुत सारे केसेस में है कि हाँ आप ले सकते हो, लेकिन मोस्टली और मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें इनकी जो एड एंड एडवाइस होती है वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नर पे। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है बिल, कोई बिल है जो गवर्नर को लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, क्या कोई बिल है जो एक्ट बनाने के लिए भेजा गया है और गवर्नर को लगता है कि ये बिल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, ठीक है। तो गवर्नर क्या करेगा, वो बिल को किसके लिए रिजर्व कर देगा, प्रेसिडेंट के लिए। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पे नहीं लागू होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सेटिस्फेक्शन लागू नहीं होता है, और ना क्या मोस्ट ऑफ द केसेस में सेटिस्फेक्शन लागू होता है, और देर आर सम एक्सेप्शन केसेस जिसमें गवर्नर की खुद की डिस्क्रिशन होती है, ठीक है, वो सीओएम के एड एंड एडवाइस पे काम नहीं करता, ठीक है। समझ में आ गया, चलो फंक्शंस देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होती है ऑफ द स्टेट रिलेटेड टू हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, वेलफेयरिज्म हो गया, रोड सेफ्टी हो गए, ठीक है, ये सब कौन करते हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एंश्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली, एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं अपने, ठीक है, उनकी देखना वेखना सब काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, ठीक है। बजट मैनेजमेंट, अलोकेटिंग फंड्स टू डिफरेंट सेक्टर्स, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर्स का जो बजट मैनेजमेंट होता है, किसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, पैसा किस
जगह को, रिसर्च को कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, किस मिनिस्ट्रीज को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो जो बजट मैनेजमेंट होगा और किस तरीके से वो काम कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंक्शन के अंडर आएगा, ठीक है। और क्या है, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट इन वेरियस फॉरम्स एंड मीटिंग, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, किसमें, वेरियस मीटिंग्स के अंदर ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट को फॉरम्स और मीटिंग में, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसके फंक्शंस भी बहुत ही सिंप्लीफाई है, इतने कोई हार्ड इसके फंक्शंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसके फंक्शन नहीं है। पॉलिसी फॉर्मुलेट हो गई, या एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, बजट हो गया, या रिप्रेजेंटेशन हो गई, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं फॉर द स्टेट, ठीक है। अब देखो इसका कंपोजिशन है, ये मैंने सेंट्रल में भी पढ़ाया था, तो स्टेट में भी आपको पढ़ाती हूँ कि किस तरीके से पावर का कंपोजिशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हर मिनिस्टर पावरफुल नहीं होता है, क्या, हर मिनिस्टर पावरफुल नहीं होता है। देर आर ग्रुप विद इन ग्रुप जो क्या होते हैं, पावर हाउस होते हैं, फिर थोड़ा सा ग्रुप बढ़ता है तो उनके ऊपर थोड़ी कम पावर होती है, और थोड़ा सा और ग्रुप बनता है उनके पास और कम पावर होती है, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम कंपोजिशन ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि सबके पास सेम पावर अलॉटेड नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले होता है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो कैबिनेट मिनिस्टर है यही है क्या, पावर हाउस। जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं किसके साथ, सीएम के साथ, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स विद सीएम, ठीक है, वो आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर, समझ में आ गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर हाउस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं उनको इंडिपेंडेंट चार्जेस मिलता है, ठीक है, कुछ कुछ इंडिपेंडेंट इनको मिनिस्ट्रीज दी जाती है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज दी जाती है कुछ कुछ को, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स को तो सबके पास मिनिस्ट्री अलॉटेड होगी, ठीक है, होम मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये सब जो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं वो किस में आ जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स के कैबिनेट मिनिस्टर में। और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं उनको कुछ कुछ को तो इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, या कुछ कुछ क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर, क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनकी थोड़ी पावर क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू कैबिनेट मिनिस्टर। और फिर एक आता है हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर, वो क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, असिस्ट करता है डेप्यूटी मिनिस्टर, किसको, कैबिनेट मिनिस्टर को भी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी। तो अगर कंपोजिशन बनाया जाए, सेंटर पे कौन है, कैबिनेट, ठीक है, सेंटर पे कौन है, कैबिनेट, और फिर उससे भी थोड़ी जो पावर होल्ड करता है और हल्की सी पावर होल्ड नहीं करता होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। फिर दूसरा कलर लेते हैं अच्छा सा, जिसके पास इन दोनों से कम पावर होती है वो होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर क्या हो गया, हमारा पावर हाउस हो गया, इनके पास होती है इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं। स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पास इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री हो भी सकती है, या तो वो असिस्ट करेंगे किसको, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। और जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं वो दोनों को असिस्ट करते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी और कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी। तो समझ में आ गया, इस तरीके से पावर डिवाइडेशन होता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर। सबके पास सेम पावर्स नहीं होती है, इट डिपेंड्स कि वो कौन से कंपोजिशन के अंदर आते हैं। अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो वही वो बहुत ही पावरफुल है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं तो हाँ वो पावरफुल है बट लेस देन कैबिनेट मिनिस्टर, और डेप्यूटी मिनिस्टर हैं तो वो इन दोनों से थोड़े कम पावरफुल होते हैं। तो ये है उनकी पावर की, क्या बोलते हैं उसको, तिरंगे हैं, ठीक है। इसको बनाओ, ठीक है, डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम से आपको और अच्छे से रिटेन होता है, तो ये डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओ, ठीक है। समझ में आ गया, चलो मैं कह रही हूँ ना ये इतना ईजी है, जब आप बेस क्लियर करते हो तो चीज़ें ईजी हो जाती है, बेस क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो नोट देखते हैं, इसका नोट क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 164(1)(a of the Indian Constitution, which state the total number of ministers, including the chief minister in the council of minister of a state, shall not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly। ये हमने पढ़ लिया,
कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होने चाहिए, 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ के होने चाहिए ऑफ दैट स्टेट। हाउएवर द मिनिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम मस्ट बी 12, और मिनिमम कितने होने ही चाहिए, 12, मतलब 15% से एक्सीड मत करो, और मिनिमम कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। Even for state with small assemblies, this rule was introduced through the 91st Amendment Act of 2003 to prevent unnecessary expansion of ministries. अब देखो क्या होता था, आप जैसे मैंने कहा था कि हिस्ट्री पढ़ के ही प्रेजेंट आता है, तो उस टाइम पे क्या था, जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मुलेशन होती थी, सीएम को बोलते थे कि हाँ भाई हमारे लीडर है, तो उस टाइम पे क्या होता था, सीएम सबको खुश करने के चक्कर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भरमार कर देता था। मतलब मान लो कि असेंबलीज के 50% को सीओएम में डाल दिया, 60% को सीओएम में डाल दिया। इससे क्या होता है, सीओएम का जो वो जो यूनिकनेस थी, पावर हाउस था, वो डाइल्यूट हो रहा था। ऑब्वियसली बात है, पावर हाउस का मतलब क्या होता है, कुछ चंद लोग। पावर हाउस का मतलब नहीं होता है कि भाई पूरे की पूरे आधी जनता आपने उठा ली और कि ये पावर हाउस है, ठीक है। तो इससे ये डाइल्यूट हो रहा था, इसलिए ये अमेंडमेंट आया, ठीक है। ठीक है, एक 91st अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 का, और उस अमेंडमेंट एक्ट से क्या करा, इसको कम कर दिया गया कि भाई ओनली 15% रखो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, और मिनिमम 12 रखो। कितना, मिनिमम 12, ठीक है। चाहे कोई भी स्टेट कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मिनिमम 12 उसको रखना ही रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ स्टेट विद 200 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर शुड बी 30, ठीक है, 15% ऑफ 200। इन अ स्टेट with only 40 legislative assembly member, there must be a minimum of 12 ministers, even though 15% of 40 is only 6, ठीक है। तो मतलब यही है कि मिनिमम तो 12 ही 12 होने ही चाहिए, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स कम ही क्यों ना हो, 15% का क्राइटेरिया क्यों ना। जैसे कि देख लो, एक में 40% है, ठीक है, 40% है, ठीक है, तो 15% क्या होता है, 40 का 6 होता है, 6 होता है, तो क्या क्राइटेरिया गया था, 15% दिया गया, लेकिन क्राइटेरिया के साथ क्या दिया गया कि 12 मिनिमम होने चाहिए। तो हम 6 नंबर को ना लेके उसको क्या कर रहे हैं, 12 में कन्वर्ट कर रहे हैं कि भाई मिनिमम क्या है, 12 मेंबर्स तो होने ही चाहिए। लेजिस्लेटिव क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 15% या मिनिमम 12% तो होने ही चाहिए। तो समझ में आ गया, चाहे कोई स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा लोग हों या कम लोग हो, मिनिमम 12 होंगे, ठीक है, और मैक्सिमम कितने होंगे, 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया ये, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, कभी भी यूपीएससी उठा के पूछ लेगी, फिर आप बोलोगे अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। ये सीरीज देख ली तो कुछ अनएक्सपेक्टेड लगेगा ही नहीं आपको लगेगा सारा ही तो पढ़ लिया, क्या बचा, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा, मैंने ये आपको ये पहले स्लाइड इसलिए रखी क्योंकि क्वेश्चन यही था, व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर राजस्थान, ठीक है। मिनिमम चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो, कुछ भी, कोई सी भी स्टेट हो, ठीक है, उसका मिनिमम क्या रहेगा, 12। समझ में आ गया, यहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो जिस बच्चों ने ये पॉइंट नहीं पढ़ा होगा, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स और राजस्थान, अरे यार क्या होगी उसके कितने थे लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, वो दिमाग में रख लिया क्योंकि आपने क्या करा, ये पॉइंट पढ़ा ही नहीं, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं गाइस, और फिर आप होते हो कंफ्यूज और आप बोलते हो ये लक्ष्मीकांत में कहाँ था, ये एनसीईआरटी में कहाँ था यार, ये तो हमने कोचिंग्स में पढ़ा ही नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और फिर वो क्वेश्चन से ही आप आईएएस आईपीएस बनते हो। तो इसलिए आपका बेसिक यहाँ पे होना चाहिए कंप्लीट, जो हमारी सीरीज आपको फुल पेज गारंटी देती है कि आपका बेसिक कंप्लीट, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप मज़े आए होंगे क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज विद अस। रोज़ कंसिस्टेंट रहो फिर देखो मैजिक, क्या, रोज़ कंसिस्टेंट रहो फिर देखो मैजिक, ठीक है। यहाँ पे यूट्यूब और इंस्टा पे एक बार आप कंसिस्टेंट रह के देखो, 3 महीने के विदिन आपको, क्या 3 छोड़ो, 2 महीने में विदिन आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरा की पूरा जड़ से निकल जाएगा। समझ में आ गया, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।